स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो इससे आगे वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक साइनसॉइडल वेव का इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये इक्वेशन याद रखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग का कोई मैकेनिकल सिस्टम हुआ, कोई रोप हुआ जिसमें हम लोग वेव जनरेट कर रहे हैं, या साउंड हुआ, तो जितनी भी टाइप की वेव्स है सारी इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे ये साई हो गया, ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस, जिस टाइप का भी डिस्टर्बेंस हो। साउंड के केस में प्रेशर या डेंसिटी होता है। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर जैसे पानी के ऊपर जो वेव्स जाती है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जैसे एक वाटर के ऊपर वेव होता है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। हेलो, ये रूमा सिंह कौन है? सर मैकेनिकल की है लेकिन बात तो नहीं कर रही है। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या है? क्या सर? क्या कल्पना, तुमको कुछ बोलने के लिए बोला हूँ क्या? नहीं। कोई क्वेश्चन है? तो जैसे वाटर के ऊपर वेव होता है उस केस में क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस सब टाइप के डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, ये हम लोग का लैप्लासियन ऑपरेटर है। जैसे हम लोग के आगे वाले केस में था, फर्स्ट केस में था, तो उस केस में हम लोग के पास तीन टाइप का लैप्लासियन ऑपरेटर था। कहाँ गया? फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स में था। तो हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट में जब डील करेंगे तो अलग अलग टाइप का हम लोग के पास लैप्लासियन ऑपरेटर रहेगा। इसी में शायद था लैप्लासियन ऑपरेटर, डाइवर्जेंस का। अच्छा, ये वाला इसमें नहीं दिया हुआ है, दूसरे एक कोई पीडीएफ में है। तो ठीक है, वो वाला भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस केस में ये जो है ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू कैसे दिया जाता है? डबल डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये हो गया हम लोग का डबल डेरिवेटिव एक्स में, क्योंकि ये डेल्टा ऑपरेटर है तो इसमें थ्री कंपोनेंट्स रहेगा। दूसरा होगा वाई में डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये शाई होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हो गया हम लोग का ये लैप्लासियन ऑपरेटर शाई के साथ। यहाँ पे ये जो है ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग चीज होती है एक इसमें वेव में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये डिस्टरबेंस जो इस तरफ मूव कर रहा है, ये किस वेलोसिटी से ये डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। और अगर यहाँ पे हम लोग इमेजिन करें कि सपोज एक पार्टिकल है, वाटर का ही एक पार्टिकल यहाँ पर है,
तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये जो है ये पार्टिकल का वेलोसिटी हुआ। पार्टिकल इधर मूव नहीं करता है, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये हो गया हम लोग का पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है तो अगर ये हम लोग का y है डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट x है, तो इस केस में पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग का dy बाई dt। ये हो गया हम लोग का पार्टिकल वेलोसिटी। और इसी केस में अगर वेव वेलोसिटी निकालना है तो ये x डायरेक्शन में होगा, ये होगा हम लोग का dx बाई dt। इस दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का। ये सब भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे एक बार के लिए। तो जनरली साइनोसॉइडल वेव को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक प्लस साइन मिसिंग है, यहाँ पे एक प्लस होगा, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो फेज को। ये हम लोग का फेज हो गया। तो नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किए हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है। ये वाला फॉर्म देखे हो। तो यहाँ पे ये ओमेगा का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, है ना। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टाइम में 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस केस में भी 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2 पाई/टी। इस क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये हो गया हम लोग का फिजिकली फेज चेंज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है कॉस के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो ये वाला फेज जो हो गया ओमेगा क्या है, फेज चेंज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, तो 1 टाइम पीरियड में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग का फेज 0 से स्टार्ट हुआ, ये पाई/2 में गया, यहाँ पे पाई में गया, यहाँ पे 3 पाई/2 में गया, और यहाँ पे क्या हो गया वापस फेज हो गया हम लोग का 2 पाई। तो ये हो गया 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ पे पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में फेज कितना चेंज होता है, 2 पाई। तो ये हो गया 2 पाई। और ये जो ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो ये हो गया हम लोग का टाइम पीरियड, इससे हम लोग डिवाइड कर दिए। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं फेज चेंज पर यूनिट टाइम। तो ओमेगा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, दिस इज आवर फेज चेंज पर यूनिट टाइम। तो ये देखो, इसका हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अंदर का फेज निकालना है हम लोग को। तो हम लोग ओमेगा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग का अब ये फेज टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, पर यूनिट टाइम और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया हम लोग को, यहाँ पे अगर टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये दोनों टी यूनिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल बचेगा। ये 2 पाई हो गया हम लोग का एंगल। इस केस में टी से डिवाइड करके टी से मल्टीप्लाई किए, तो कोई भी एक टाइम में क्या एंगल वो फॉर्म कर रहा है, फेज फॉर्म कर रहा है, वो हम लोग को मिल जाता है। तो उसको अब हम लोग कॉस के साथ उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि इसका करंट पोजीशन क्या है। अगर सपोज हम लोग मान लेते कि इनिशियली कोई फेज नहीं है, जैसे यहाँ पे है 0 है, तो उस केस में क्या होगा, टाइम के साथ ये फेज इवॉल्व करेगा। हो सकता है कोई एक टाइम में पाई/2 हो, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पे टाइम क्या होगा, उस केस के लिए हम लोग का टाइम होना पड़ेगा t/4। t/4 टाइम में हम लोग का फेज हो जाएगा पाई/2। देखो यहाँ पे t/4 डाल के देखो क्या होता है, t/4 अगर हम लोग डालेंगे, t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 टाइम पीरियड बाई 4, तो ये दोनों t कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये हो गया हम लोग का पाई/2। देखो यहाँ पे फेज हो गया पाई/2।
अब यहाँ पे अगर पाई बाई 2 डालोगे तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू कितना है? जीरो। जीरो कॉस 90 का 0 होता है, तो ये कॉस वेव नहीं है। कॉस वेव कहाँ से शुरू होगा हम लोग का? यहाँ से शुरू होगा, और साइन वेव यहाँ से शुरू होगा, तो ये वाला फंक्शन गलत लिखा हुआ है, तो सही फंक्शन होगा हम लोग का यहाँ पे साइन। ठीक है, अगर कॉस फंक्शन लिखना तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट। जब टाइम जीरो हो जाएगा तो दैट कॉस जीरो वन हो जाएगा ना दीदी। हाँ, तो 0 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस का अगर वेव बनाते कॉस, वाई वाई इक्वल टू ए कॉस, वो तो फार्मूला तो सही है। हाँ फॉर्मूला सही है, लेकिन जीरो करते तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो। कॉस 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो वेव है ना, ये वेव साइन वेव है। यहाँ पे देखो इनिशियली क्या है, 0 हो जा रहा है ना, टाइम t इक्वल टू 0 में इसका एम्पलीट्यूड 0 है। यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। ये तो हम लोग का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो ये वाला कॉस वेव नहीं है, ये साइन वेव है। ठीक है, साइन ओमेगा टी अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग इसकी जगह पे, ए साइन ओमेगा टी करते हैं, तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0, फेज हो गया 0, तो ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा हम लोग का 0, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब देखो अगर कॉस वेव से डील करना है तो कॉस वेव यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, वो ऐसे करके नीचे जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा। ठीक है, हमेशा पाई बाई 4 एंगल से ये इससे लैग करेगा 90 डिग्री से। तो इस केस में देखो जब हम लोग का यहाँ पे अगर, अब अगर हम लोग यहाँ पे पाई बाई 2 डाल देते हैं इसमें, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे अगर हम लोग पाई बाई 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है इस टाइम पे 140, तो यहाँ पे हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, ये वाला चीज़ समझ में आया, कॉस ओमेगा टी क्यों होता है। ये ओमेगा टी हो गया हम लोग का फेज, इस केस में एक इनिशियल फेज भी हो सकता है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे एक इनिशियल फेज भी हो सकता है वेव यहाँ से स्टार्ट नहीं होके, यहाँ से नहीं स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग का सपोज ये ऐसा वेव है, ठीक है, अब इसको हम लोग साइन को कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा इसको। ठीक है, अब ये इनिशियल जो फेज है ये हम लोग के केस में हो जाएगा पाई बाई 2। अगर ये इनिशियल, हाँ अगर ये इनिशियल फेज इसमें दोगे तो देखोगे ये ठीक से बैलेंस हो जाता है। पाई बाई 2 होगा कि माइनस पाई बाई 2 होगा, हाँ बोलो, हाँ बोलो। यहाँ तो सर कॉस वेव, यहाँ तो साइन वेव हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर, तो हम वाई क्यों लिखेंगे? वाई क्यों लिखेंगे मतलब समझ में नहीं आया। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है इस तरह, वाई एक्सिस में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर पार्टिकल है सर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाई तो हम कॉस वेव लेंगे सर, वहाँ तो हम फेज डिफरेंस ले रहे हैं, उसके अनुसार तो साइन ही लेके ना काम करेंगे। तो हमारा तो वेव, हमारा जो वेव बन रहा है वो भी साइनोसॉइडल वेव बन रहा है सर। साइनोसॉइडल देखो कॉस वेव और साइन वेव दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का, फेज डिफरेंस होता है दोनों में पाई बाई 2 का। ठीक है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन हम जो ग्राफ तैयार कर रहे हैं साइनोसॉइडल ग्राफ बना रहे हैं सर। देखो ये जो है साइनोसॉइडल ग्राफ एक जनरल नेम है। ठीक है, कॉस और साइन वेव दोनों ही साइनोसॉइडल ग्राफ है। लेकिन सर अगर वहाँ पर हम लेंगे तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लेंगे सर, क्योंकि हमारा जो साइनोसॉइडल ग्राफ के अनुसार जो आएगा। ना तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो y बोल रहे हैं सर, y इक्वल टू cos लिखे ना सर, हाँ हाँ हाँ, y इक्वल टू ए cos लेंगे उसके लिए हमको तो cos वेव बनाना पड़ेगा ना सर। कॉस वेव बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक ये दिए ना फेज दिए हैं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला चीज की, स्टार्ट हो रहा है सर, एक मिनट, फाई बाई 2 पे निकाल
अरे एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला चीज की हो, थीटा प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या होता है? हाँ, कॉस थीटा। कॉस कॉस थीटा होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये फेज का यही काम है, ठीक है। इस फेज से हम लोग कोई भी एक वेव को कॉस में भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं। ये जो हो गया, ये हम लोग का इनिशियल फेज हो गया पाई बाई टू। समझ में आया? तो ये एक्चुअली में हम लोग का कॉस वेव है, लेकिन इसको हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं, एक फेज पाई बाई टू इंट्रोड्यूस करके। ये इनिशियल फेज हो गया इसमें पाई बाई टू। तो हम लोग का जो कॉस वेव है उसमें एक इनिशियल फेज देना पड़ेगा पाई बाई टू का। तो हम लोग कोई भी कॉस वेव को साइन वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया अब? तो यहाँ पे यही हम कर रहे हैं। तो देखो ये एक्चुअली में है साइन वेव, लेकिन इसको हम लोग कॉस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एक इनिशियल फेज देती है, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, ये इनिशियल फेज यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में वेव है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनिशियल फेज ले लिया हम लोग, इसमें माइनस पाई बाई टू होगा सर मोस्ट प्रोबेबली। तो ये माइनस पाई बाई टू का इनिशियल फेज ले लिया, ठीक है। ये इसका एक फायदा है कॉस और साइन का यूज करने का। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन कॉस और साइन यूज करोगे तो ये वाला चीज कर सकते हो। अब क्लियर हुआ डाउट अभिषेक कि कैसे एक कॉस वेव को तुम साइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मेन है पाई बाई फोर का, सॉरी पाई बाई टू का मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों के बीच में फेज होता है पाई बाई टू का। तुम अगर कॉस का वैल्यू सब निकालोगे और साइन का वैल्यू सब निकालोगे बिटवीन टू पाई, ठीक है, तो दोनों में देखोगे पाई बाई फोर का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, ये एकदम सही तरीके से प्लॉट किया हुआ है, दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस। ये वाला लेते हैं, ये लेते हैं, ये देखते हैं। तो ये वाला इमेज दिखाई दे रहा है? हाँ देखो, यहाँ पे ये है साइन वेव, ठीक है, ये है कॉस वेव। दोनों के बीच में फेज लैग कितना है? पाई बाई टू का, ठीक है। इसको अगर पाई बाई टू से इधर खींच के लिया होगे तो क्या होगा, ये साइन वेव कॉस वेव बन जाएगा हम लोग का। इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू करना है। हम लोग का ये बन गया साइन वेव, कॉस वेव, साइन वेव। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है सिर्फ पाई बाई टू। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग देख रहे थे कि एक क्वांटिटी होता है ओमेगा टी। जनरली डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से ओमेगा टी से लिखा जाता है। तो ओमेगा हो गया हम लोग का फेज चेंज पर यूनिट टाइम, और ये हो गया हम लोग टाइम से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग को इसका डिस्टर्बेंस मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग का क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव से डील कर रहे हैं। तो हम लोग का ट्रैवलिंग वेव क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग का ट्रैवलिंग वेव के केस में क्या होता है, सपोज हम लोग का एक पार्टिकल है यहाँ पे ओरिजिन पे, अब हम लोग पार्टिकल को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल सपोज हम लोग का एक रोप का पोर्शन है, कोई एक रोप है, उसको हम लोग ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा, रोप में ऐसे करके वेव जनरेट होगा जो उसमें ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग का फेज दो चीज से चेंज हो सकता है। एक तो अगर हम लोग एक ही पोजीशन में रहे तो टाइम के साथ यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, और ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओमेगा के ऊपर। इसको जब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे फेज चेंज मिल जाएगा। और दूसरा हम लोग का फेज चेंज कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस में मूव करते हैं, इस जगह मूव करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेज क्या था हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग साइन वेव मान लेते हैं,
तो हम लोग का फेज था π/2 इस जगह पे, इस पॉइंट पे। फिर जब हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम लोग का फेज हो गया 0। फिर हम लोग जब यहाँ पे आ गए तो हम लोग का हो गया फेज 3π/2। फिर यहाँ पे जब आ गए तो हम लोग का हो गया फेज 2π। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग का फेज था 0। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस में बढ़ रहे हैं हम लोग का फेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। फेज इंक्रीज कर रहा है, फेज इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस के साथ, जैसे ओमेगा हो गया टाइम के साथ, वैसे डिस्टेंस के साथ फेज को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं के। इसका नाम है प्रोपागेशन वेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ हम लोग जब मेजर कर रहे हैं तो इसका हो गया ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज फेज चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फेज चेंज पर यूनिट टाइम। वैसे ही हम लोग एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं के, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट या प्रोपागेशन वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, के इज इक्वल टू 2π/λ। दिस इज आवर फेज चेंज पर यूनिट टाइम, सॉरी फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है, वेवलेंथ का डेफिनेशन ये है कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सेम हो जाएगा आफ्टर दैट डिस्टेंस। अगर हम लोग यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सपोज हम लोग का एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग इसको फ्रीज कर दें इन स्पेस और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मूव करें बाई डिस्टेंस लैम्डा, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का फेज चेंज सेम हो जाएगा। सॉरी यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा लैम्डा, तो हम लोग का फेज क्या होगा, फिर से सेम हो जाएगा इसका। तो ये 2π डिस्टेंस में, सॉरी 2π फेज चेंज कब होता है, लैम्डा डिस्टेंस में। तो अगर हम लोग इसको लैम्डा से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, वेवलेंथ का डेफिनेशन पता है, तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है एक बार बताओ तो। वेवलेंथ का डेफिनेशन कोई मुझे बताओ, वेवलेंथ कर चुके हो ना, कोई भी लाइट का वेवलेंथ क्या होता है। अभिषेक वेवलेंथ क्या है पता है। यस सर। हाँ वेवलेंथ क्या है बताओ मुझे। वेवलेंथ वो है सर जो हमारा जो तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। ऋषिकेश तुम बता सकते हो वेवलेंथ क्या है। अभिषेक का आवाज बहुत कट रहा है, अभिषेक को शायद पता है लेकिन उसका आवाज बहुत कट रहा है। ऋषिकेश दो फ्रेज के बीच का डिस्टेंस क्या चीज, दो क्या चीज के बीच का। दो दो फ्रेज होता है दूसरा वाला, दोनों फ्रेज करते हैं उसी का जो दो दो डिस्टेंस होता है ना, उसी को शायद वेवलेंथ कहते हैं। ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और कौन बताएगा। मनीषा तुम बताओ, मनीषा हो कि नहीं हो। वेवलेंथ का डेफिनेशन पता है। कल्पना तुमको पता है वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है। सर हाँ दो अभी मुझे बताओ। पार्टिकल के बीच की दूरी जो एक ही मीडियम में हो ना, उसी को कहते हैं। दो पार्टिकल के बीच की दूरी एक ही मीडियम में है ना, ये तो डिस्टेंस हो गया दो पार्टिकल के बीच। तुम जो बता रहे हो वो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया दो पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस। अगर हम लोग के पास एक
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, तो उसका उस केस में डिस्प्लेसमेंट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सेम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल में आफ्टर सर्टेन टाइम या फिर आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग का इनिशियली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना इस तरफ है, ठीक है। ये सेम डिस्प्लेसमेंट कौन से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर से एक और बार सेम होगा, ठीक है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल करने के बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे इसका ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नेगेटिव साइड में है, ठीक है। यही सेम डिस्प्लेसमेंट हम लोग कब मिलेगा, जब हम लोग 1 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हम लोग का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ फेज भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ फेज क्या होगा, जब हम लोग का फेज सेम हो जाए आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग का वेव है, इसका यहाँ पे फेज कितना है, पाई बाई 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। अब वापस ये सेम फेज कब आएगा, जब हम लोग इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए करना पड़ेगा +2 पाई। तो ये हम लोग का सेम फेज हो गया वापस। यहाँ पे हम लोग इससे स्टार्ट किए, यहाँ पे 90 डिग्री ऐड करोगे, पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, फिर और थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, फिर और थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, फिर और थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वापस 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब 2 पाई प्लस हो जाएगा तो हम लोग का वापस सेम फेज आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग को जो ट्रेवल करना पड़ता है सेम फेज लाने के लिए, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फेज। और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो सेम डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम लोग को ट्रेवल करना पड़ता है सेम फेज लाने के लिए या फिर सेम डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या है ये पता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का बीच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वैसे। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हम लोग का रिलेशन। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी टर्म भी है। तो अगर हम लोग का वेव का ये जो वेव है, वेव वेलोसिटी अगर हम लोग का चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। फ्रीक्वेंसी और टाइम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो के क्वांटिटी हो गया, ये के क्वांटिटी क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर चेंज ट्रेवल करने से हम लोग का कितना फेज चेंज हो रहा है, ये वो क्वांटिटी है। दिस इज फेज चेंज फॉर यूनिट लेंथ। और ये लेंथ किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में नहीं ले सकते, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इस डायरेक्शन में जाओगे तो फेज चेंज नहीं होगा कोई, और ये मीनिंगलेस है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाने के लिए हम लोग फेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स मीनिंगलेस। इसका मीनिंग क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल करेंगे। और पर यूनिट चेंज इन लेंथ हम लोग का कितना फेज चेंज हो रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो हम लोग का केस में क्या होता है, हम लोग एक वेव को, साइनोसॉइडियल वेव को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग क्या क्या क्वांटिटी डिफाइन कर चुके हैं, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 पाई डिवाइड करते हैं।
तो लैम्डा बाई 2 पाई क्या हो गया हम लोग का? इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई सॉरी एफ इंटू 2 पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा, ये लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। दोनों जगह 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पाई मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए। ये 2 पाई एफ को न्यूमरेटर में रखे और 2 पाई बाई लैम्डा को नीचे लिया है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये 2 पाई एफ क्या है हम लोग का? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये 2 पाई बाई लैम्डा क्या है? ये हो गया हम लोग का प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये एक रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो एक वेव के केस में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का एक वेव का इक्वेशन सर है। यहाँ W कैसे नहीं? 2 पाई बाई एफ क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना। ये हो गया नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 बाई टाइम पीरियड है। यस सर। और ये वाला क्या हो गया? 2 पाई बाई टी क्या हो गया? अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे, 2 पाई बाई टी इज आवर फेज चेंज पर यूनिट टाइम, है ना। टाइम पीरियड है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो टी है, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ये जो टी है ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है। ये फेज चेंज बाई टाइम पीरियड, माने 2 पाई बाई फेज 2 पाई फेज कब हम लोग का चेंज होता है? 1 टाइम पीरियड में चेंज हो गया है। तो ये हो गया हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के केस में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का सॉल्यूशन होता है ये वाला। ठीक है। हम लोग के पास कोई भी अगर एक प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है, साइनोसॉइडियल वेव है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग का क्या हो गया? इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन हो गया। ये हो गया डिस्टेंस x। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम वेरी करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, टाइम भी है इसमें, डिस्टेंस भी है, दोनों चीज है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एक ही जगह पे, मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग सपोज इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से हम लोग मूव नहीं कर रहे, तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग का ये वेव आगे ट्रेवल करते जाएगा और इसका फेज चेंज होते जाएगा, है ना। तो क्या होगा? पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा यहाँ पे, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, और वेव आगे मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या है? हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होते जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। और हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ पे चले गए, सपोज यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है? इस केस में भी फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? हम लोग का पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो वाई क्या है? वाई इस तरफ डिस्टर्बेंस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर एक्स में भी मूव करते हैं तो भी हम लोग का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर हम लोग टाइम वेट करते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए तो भी हम लोग का यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो रिलेशन है ये हम लोग को एक साइनोसॉइडियल वेव के केस में देता है कि कैसे ये चेंज होगा। ठीक है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए कि ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। तो देखो हम लोग के पास ये वेव है, ये वेव इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब ये वाले एक्सप्रेशन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस प्रोपागेशन वेक्टर इंटू एक्स माइनस के इंटू वी, अभी हम लोग निकाले, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन। साइनोसॉइडियल वेव है उसका इक्वेशन है, और साइनोसॉइडियल वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे, देखो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यही वेव दे रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है हम लोग का?
दिस इज फेज चेंज पर यूनिट टाइम, और ये के क्या है, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओमेगा है हम लोग का फेज चेंज पर यूनिट टाइम। अगर सपोज मान लेते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है। अब अगर सपोज हम लोग का इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 था, और फिर हम लोग इसको वापस ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर से टाइम एट टाइम t, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एट टाइम t में क्या होगा, ये वेव हम लोग का थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर जाएगा। तो देखो हम लोग का क्या था, ये इनिशियली वेव यहाँ पे था, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर यहीं पर ही है, आफ्टर टाइम टी क्या हुआ, ये वेव थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जितना टाइम जाएगा उतना इसका फेज चेंज होते जा रहा है। तो इसका फेज चेंज कितना होगा, बाई क्वांटिटी ओमेगा टाइम्स इंटू टी करना पड़ेगा हम लोग को फेज चेंज निकालने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का इसका फेज चेंज। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है हम लोग का, इनिशियली सपोज यहाँ पे फेज था, मान लेते हैं कि वेव हम लोग का यहाँ पे सपोज हम लोग का इनिशियली फेज था, ये वाला फेज कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको साइन वेव मानते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 3π/2, है ना। इनिशियली फेज था 3π/2। अब जैसे जैसे ये वेव प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस करने के बाद इसका फेज क्या हुआ, 3π/2 यहाँ पर है, देखो आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग का फेज कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का पाई। अब हम लोग का फेज हो गया पाई। तो इनिशियली कितना था, 3π/2 था। इनिशियली फेज था 3π/2, और अब हो गया हम लोग का फेज आफ्टर टाइम t पाई। तो फेज क्या हुआ, बढ़ा कि घट गया, बढ़ गया। 3π/2 बढ़ा कि पाई बढ़ा है, हाँ। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो घट गया कि बढ़ गया, घट गया। देखो तुम लोग को मैथ्स भी करवाना पड़ रहा है, वो भी कौन सा क्लास 10-12 का, 10-12 का बोल रहे 3-4 का मैथ्स करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम लोग का फेज घट जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। समझ में आया, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों है, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का फेज कम होते जा रहा है। तो इसलिए टाइम के साथ इसका फेज कम होते जाता है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। दिस इज फेज चेंज पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। तो जितना टाइम हम लोग का गुजरते जाएगा उतना ही इसका फेज चेंज होता जाएगा। किस क्वांटिटी से चेंज होगा, इस क्वांटिटी से चेंज होगा। ये पर यूनिट टाइम का मेजरमेंट बताता है, फेज चेंज पर यूनिट टाइम। इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और ये नेगेटिव साइन है। तो इस केस में हम लोग का फेज क्या हो जाएगा, जो भी इनिशियल फेज था उसमें से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ओमेगा टी, ठीक है। हम लोग का कोई भी एक इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज क्या था हम लोग का 3π/2 है, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ओमेगा टी। टाइम जितना बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग का फेज कम होते जाएगा, इससे 3π/2 से कम होते जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का माइनस ओमेगा/2। तो हम लोग का इनिशियल फेज था 5 माइनस ओमेगा टी, इनिशियल फेज हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो दूसरा एक और केस क्या हो सकता है, इसी वेव को वापस ले लेते हम लोग, ये तो सिलेक्ट होता ही नहीं है तो सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखो गलत चीज सिलेक्ट हो गई। तो सपोज हम लोग का इनिशियली ये आदमी यहाँ पे था, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे फेज 0 है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, हम लोग अगर इसको x डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं वेव के साथ, तो क्या हो रहा है, हम लोग जब यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, रुको, तो ये सेकंड वेव को एक बार के लिए हटा देते हैं, ये तो कंफ्यूजन होगा। तो टाइम वाला क्लियर हुआ, टाइम के साथ कैसे हम लोग का फेज चेंज हो रहा है। तो ये ब्लू वाला सिलेक्ट नहीं होगा किसी, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का फेज 0 है। अब ये आदमी अगर आगे बढ़ेगा यहाँ पे अगर इस आदमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग का फेज क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अगर सपोज ये यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लोग का फेज क्या है, इस जगह हम लोग का फेज है, इस जगह फेज क्या है, यहाँ पे फेज है पाई, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0 फेज बन सकते हैं। इस केस में यहाँ पे फेज हो जाएगा पाई, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पाई में ही जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा 0 की तरफ में। तो ये हो गया हम लोग का इनिशियल फेज यहाँ पे पाई, और जब आदमी यहाँ पे आ गया तो हम लोग का फेज कितना हो गया, 3π/2 हो गया। तो हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग का क्या हो रहा है, फेज बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को फिर से वही आगे वाला चीज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में प्लस करेंगे, हम लोग का फेज बढ़ रहा है विद डिस्टेंस। तो विद डिस्टेंस मतलब हम लोग एक्स डिस्टेंस सपोज यहाँ पे ट्रेवल किए, तो एक्स डिस्टेंस को हम लोग इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स। तो ये हो गया हम लोग का इस केस में फेज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक फेज डिस्टेंस। अगर हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, वेव के डायरेक्शन में, तो हम लोग का फेज इंक्रीज करता है। किस क्वांटिटी से इंक्रीज करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे मल्टीप्लाइड बाई प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वांटिटी मिल गया तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। अब अगर हम लोग एक ही जगह पे खड़े हैं तो हम लोग का टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फेज वेव का घटते जाएगा। ये वेव आगे बढ़ते जाएगा, इसका फेज कम होते जाएगा, फेज उल्टा साइड में जाते जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग का इस तरह से होल्ड करता है। तो ये हम लोग का कोई भी एक वेव को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या चीज़ का फंक्शन होगा, पोजीशन का फंक्शन होगा और टाइम का फंक्शन होगा। और इसका जनरली सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे ए कॉस साइन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले लिखते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर कोई इनिशियल फेज है तो प्लस फाई। तो ये कॉस का टर्म हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादातर हम लोग वेव्स में देखेंगे यही वाला फंक्शन होल्ड करता है। अब तुम लोग ये वाला चीज़ किए हो, साइन को अगर हम एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा को कुछ इस तरह से, आई थीटा प्लस आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं साइन थीटा को। ये वाला चीज़ किए हो, नो सर। ये वाला नहीं किए हो तो e to the power I theta is equal to sin theta प्लस I cos theta, ये वाला किए हो। ये ऑयलर रिलेशन है, ये वाला किए हो कभी। ये वाला एक्सप्रेशन कभी आया है तुम लोग के कॉम्प्लेक्स में, ऐसा तो फ्लेक्स में आया है। कॉम्प्लेक्स में आया ना, तो यही वाला एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, हो सकता है ये 2i शायद इसमें ना हो, इसमें शायद 2i नहीं होगा। एक मिनट, एक्सपोनेंट का रिलेशन देख लेते हैं क्या है।
कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन सही है। कहाँ गया? ये रहा, ये वाला एक्सप्रेशन ही सही है, यहाँ पे ये ऑपोजिट होगा, ये होगा e टू द पावर हैंग हो गई, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इसी का अगर नेगेटिव लोगे यहाँ पे माइनस आई थीटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दो, ऐड नहीं सेपरेट कर दो एक दूसरे से, इसको इससे सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई, ये 2 टाइम्स आई यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा, तो ये देखो ये ऑयलर रिलेशन से ये वाला रिलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉस टर्म है, साइन टर्म है, इसको हम लोग जनरली एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन निकालेंगे मोस्ट केसेस में हम लोग जनरल सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे इस तरह से लिया हुआ है और हम लोग मोस्ट केसेस में सॉल्यूशन लेंगे इस तरह का, ये e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग मानेंगे कि इसमें कोई इनिशियल फेज नहीं होता है, तो हम लोग मोस्ट केसेस में इस टाइप का सॉल्यूशन का लेंगे। ये वाला क्या हो गया, e टू द पावर आई थीटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा हो गया हम लोग का आई के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई इंटू ए साइन, ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम लोग जनरली मोस्ट जनरल फॉर्म लेंगे हम लोग का सॉल्यूशन का, इस टाइप का सॉल्यूशन लेंगे, ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस। तो अभी मैक्सवेल के टाइम में जब मैक्सवेल ने ये इक्वेशन पहले बार डिराइव किया, उससे पहले ये जो वेव इक्वेशन था ये ऑलरेडी लोगों ने डिराइव कर लिया था, ठीक है। इसका ऑलरेडी डेरिवेशन हो चुका था, ये जो हम लोग किए जितनी भी चीज़ें अभी तक किए हैं ये सारा एक्स्ट्रा था, ताकि हम लोग इस पोर्शन को समझ सके अच्छे से, ठीक है। तो मैक्सवेल ने जब अपना इक्वेशन बनाया, उसने एम्पेयर्स लॉ से थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ये एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई किया था, तो इसने मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ दिया, उसके बाद इसने चारों इक्वेशन को एक साथ कलेक्ट किया इस जगह पे। ये जो इक्वेशन है ये वैक्यूम के केस में है, वैक्यूम के केस में क्या होगा, हम लोग का फ्री चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई गॉस इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ डी हमेशा जीरो रहता है। इस केस में क्या है हम लोग का, ये फैराडेज लॉ हो गया, ये जैसे का जैसा है वैसे ही रहेगा। और ये हो गया एम्पेयर्स लॉ, इस केस में क्या होगा, हम लोग का फ्री चार्ज नहीं है तो फ्री करंट भी नहीं होगा, तो ये वाला क्वांटिटी भी जीरो हो गया, और ये सेकंड जो एम्पेयर्स मॉडिफिकेशन है वो इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल के टाइम में मैक्सवेल ने फर्स्ट ये इक्वेशन डिराइव किया था, से फॉर वैक्यूम, इनिशियली उसने वैक्यूम के लिए निकाला। और ये जो वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन इससे पहले एग्जिस्ट करता था, मैक्सवेल के पहले एग्जिस्ट करता था, लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव को स्टडी किया था, साउंड वेव को स्टडी किया था, और वो वेव सब ये इक्वेशन फॉलो करती है, ये वाला चीज़ उन लोग को पता था कि वेव का इक्वेशन इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, ठीक है। ये वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये सॉल्यूशन को तुम लोग यहाँ पे डाल के देख सकते हो, इसमें देखोगे ये वाला जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करता है। और इस केस में जब तुम लोग इस इक्वेशन में डालोगे तो देखोगे यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा बाई के मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है
ये वाला एक्सप्रेशन को इसमें डाल के देखो, डबल डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे ये जो लैप्लासियन है, लैप्लासियन की जगह सिर्फ वन डायमेंशनल लैप्लासियन ले लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू इसमें डाल के देखो, तो यहाँ पे तुम लोग को वेलोसिटी मिलेगा ये, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो मैक्सवेल के टाइम में मैक्सवेल को पता था कि ये वाला जो इक्वेशन है, अगर इस टाइप का इक्वेशन मिले तो समझ जाओ कि वहाँ पे वेव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया, अपना ये 4 इक्वेशन लिखा फॉर वैक्यूम। अब उसने क्या किया, पहले तो डाइवर्जेंस लिया था, डाइवर्जेंस लेके उसने एक नया डिस्कवरी किया। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस लिया इस इक्वेशन का, और डाइवर्जेंस लेके उसने ये वाला टर्म डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब उसका इससे पेट नहीं भरा, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कर्ल लेना चालू किया। उससे बोर हो गया, उसने एक नई चीज़ की कि चलो इसका कर्ल लेते हैं, कर्ल लेके क्या होता है। तो यहाँ पे जब कर्ल लोगे तो इस तरह से आ जाएगा एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन का अगर हम लोग कर्ल लेते हैं, थर्ड इक्वेशन का, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का कर्ल ले रहे हो, तो ये हो गया कर्ल ऑफ ई। ये कर्ल को हम लोग अंदर डाल सकते हैं, अंदर चला गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का इसका रिजल्ट। और ये वाला क्वांटिटी क्या है, ये वाला क्वांटिटी हम लोग यहाँ से फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें से ये इक्वेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये वाला इसमें डाल दिए, तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वाला एक्सप्रेशन में जो ये डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू वैक्यूम के केस में हो जाता है 0, गॉस लॉ। तो ये वाला क्वांटिटी हम लोग का वैनिश हो गया, बचा ये वाला क्वांटिटी। तो ये देखो उसको ये वाला, हाँ बोलो बोलो वो नीचे। मैथ का क्लास है, अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 मिनट सर, 10 मिनट लेट आएंगे, ठीक है, रुक जाइए 10 मिनट लेट हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, हम सर को बोल दिए, कोई बात नहीं है, 10 मिनट लेट से जाना। हाँ सर, बस अभी हो गया हमारा, 5 मिनट का ही है। तो ये हो गया उसका एक्सप्रेशन। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन उसको मिला, फाइनल एक्सप्रेशन वैक्यूम के केस में, ये वाला एक्सप्रेशन और यहाँ पे ये जो वेव इक्वेशन का एक्सप्रेशन है एकदम सेम। इसका मतलब क्या है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेव ट्रेवल कर सकता है। ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सवेल ने भी यही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है और वो वेव की तरह ट्रेवल करेगा। उसी तरह से इसका जब कर्ल लोगे बी का, तो बी के कर्ल भी यहाँ पे कुछ एक मिसिंग हो गया है, यहाँ पे ऐसा ही सेम एक्सप्रेशन बी के लिए भी है। ठीक है, जब बी का कर्ल लोगे तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर बी। तो इसमें देखोगे बी भी सेटिस्फाई करता है हम लोग का ये सेम वेव इक्वेशन। तो वैक्यूम में बी भी एज अ वेव ट्रेवल कर सकता है। तो बाद में ये देखा गया कि बी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में। ठीक है, तो ये कैसे ट्रेवल करते हैं, ये वाली चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और थोड़ा डेरिवेशन करेंगे। तो ये हम लोग का इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो ई और एच दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाला गया था यहाँ पे, इसको हम लोग इस कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है दोनों जगह हम लोग को मिला है, इसमें भी मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी मिलेगा। तो वो दोनों केस में हम लोग ये वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से ट्रेवल करता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका ये जो सिंपल सॉल्यूशन है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जनरल सॉल्यूशन इस तरह का दिया जाता है। इसको हम लोग मेमोराइज करेंगे, इसको डिराइव भी कर सकते हैं करना चाहोगे तो, लेकिन इसको हम लोग मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्लेन वेव सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्लेन में ट्रेवल करता है, एक कोई प्लेन में ट्रेवल करता है पर्टिकुलर। तो ये हो गया हम लोग का प्लेन वेव सॉल्यूशन। इसको हम लोग इसमें डाल के देख सकते हैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस केस में भी हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो सॉल्यूशन है प्लेन वेव सॉल्यूशन, इस प्लेन वेव सॉल्यूशन को लेके प्रूव करेंगे कि ये वाला जो वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है वो निकालेंगे, और इस दोनों का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपागेशन वेक्टर क्या होता है वो निकालेंगे। ठीक है,
तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोई चीज़ में किसी का कुछ डाउट? कोई है कि सब जाके मैथ्स वाला क्लास ज्वाइन कर लिए हो? तो ठीक है, ठीक है, तो जाके मैथ्स वाली क्लास ज्वाइन करो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर।